नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरंजन लोटन और एक बार मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई सुपर ट्रिक लेके, जो कि रहने वाली है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज के यह लेक्चर स्पेसिफिकली डिवोटेड रहने वाला है स्टूडेंट्स। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या डिफरेंस रहता है आपके ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उनसे कई बार पूछा जाता है ज्योमेट्री निकालना और वो शेप का आंसर लिखाते हैं। कई बार उनसे पूछा जाता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता दीजिए और वो ज्योमेट्री निकाल आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो नंबर 1 बात यह गौर करके रख लीजिए कि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन तय हो गया, मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, तो वहीं पर आपकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई। शेप एक अलग चीज होती है। शेप आपकी लॉन पेयर जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे चेंज होती रहती है, बट ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। तो यह लेक्चर में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप कैसे ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री निकालने के लिए आपको सिंपली 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाए उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसके बॉन्ड पेयर क्या है, कितने हैं, और इसके पास लोन पेयर कितने हैं। फिर थर्ड चीज जो रह जाती है स्टूडेंट्स में, यह रह जाती है कि लोन पेयर में आपको यह काउंट करना होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस लेक्चर्स में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और मैं इस लेक्चर में आपको एक टेबल भी दूंगा जिसमें आप डायरेक्टली सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को देख के डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसकी क्या ज्योमेट्री रहने वाली है। चाहे लोन पेयर कितने भी हो, चाहे आपका लोन पेयर 2 हो, 1 हो, आपकी ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको काउंट करना होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था जितने भी नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से आप माइनस कर लीजिए कि कितने उन्होंने बॉन्ड बनाए। तो यह लेक्चर बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपका एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, ताकि आप लोन पेयर काउंट कर सके और आपको बाद में जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी हो तभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि लोन पेयर की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, फिर मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस रहता है। मैंने वैसे तो आपको बता दिया है, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति और शेप का मतलब होता है आकृति। आपकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स हो जाती है। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया है तो आप डायरेक्टली वहां से आपकी ज्योमेट्री लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करें आकृति की, यानी कि आपकी शेप की, तो जैसे जैसे आपके लोन पेयर्स चेंज होंगे वैसे वैसे उसकी आकृति चेंज होती रहेगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे गिनते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का आपको संकरण निकालना है, तो आपको क्या निकालना होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मैं बता देता हूं, अगर आपको किसी चीज का संकरण निकालना है तो जो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, वह बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था आपसे ये होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब यहां ध्यान से देखिए, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बॉन्ड पेयर होते हैं कि कितने एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। और लोन पेयर होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बाकी हैं। तो आप बॉन्ड पेयर तो सिंपली देख के यह नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिएगा। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया गया है तो सेंट्रल एटम को छोड़कर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उनको काउंट कर लीजिए, वह हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करना तो बहुत ईजी है। जो बच्चों को दिक्कत आती है वो बच्चों को दिक्कत आती है इसमें कि उनको यह नहीं पता लगता कि लोन पेयर्स क्या है, लोन पेयर्स निकालने कैसे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। देखो, मैं आपके ग्रुप नंबर्स लिख देता हूं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। इन सारे ग्रुप्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उन्हीं को एज ए सेंट्रल एटम मानकर या फिर उनको साइड वाला एटम मानकर आपसे इनकी ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वहां से आप इनका लोन पेयर निकाल पाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से है, ठीक है,
ध्यान से सुनते रहिए, कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से है तो उसके बाह्य कोश में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 1। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2 से है तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी मॉलिक्यूल या आइटम अगर ग्रुप नंबर 13 से है, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 3। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 की, तो जैसे जो आपका ग्रुप नंबर 14 है इसमें कौन कौन सा आता है, इसका आपका आ जाता है कार्बन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। मैं एग्जांपल लिख देता हूं कार्बन। अगर हम ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो बोरोन, अल्मुनियम, ये इतने भी एलिमेंट्स हैं सारे ग्रुप नंबर 13 में आते हैं। ग्रुप नंबर मैं 15 की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। ग्रुप नंबर 16 की बात हम करें तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। और ग्रुप नंबर 18 इसके वैलेंस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 8। तो आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर चलो ठीक है, हमको यह तो समझ में आ गया कि इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उससे लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करे थे, जितने बॉन्ड बनाए उतने माइनस कर दीजिए आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, आपके लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और उनको आपको यह निकालना है, लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मैं आपको स्पेसिफिकली लिख देता हूं, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यह बराबर होता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे जनरली मिस कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ही कई बार 2 काउंट कर लेते हैं। नहीं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 16 में, जैसे कौन आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 16 से। तो आप देखकर बता सकते हैं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कीजिए इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 - 2 = 4। कितने बचे, 6 - 2 = 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं स्टूडेंट्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 लोन पेयर। तो अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो इसका मतलब हो गया आपके पास 2 लोन पेयर है। बस इतनी सी कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं होता। क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा के बता देता हूं यहीं पे। अगर हम सबसे पहले बात करें सिंपली NH3 की, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले आपको अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसका जो सेंट्रल एटम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, यहां पर आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है आपके ग्रुप नंबर 15 में। देखो मैंने आपको यहां बताया भी है कि जो ग्रुप नंबर 15 है उसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन आता है आपके ग्रुप नंबर 15 में, तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। ठीक है, लिख लीजिए कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लिया। उससे पहले आपको लिखना है, सब फर्स्ट चीज क्या करनी थी, आपको लिखना है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर से आपको पता लग जाएगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सेकंड चीज आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, आप लिख दीजिए डायरेक्टली कि इसके साथ कितने सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स अटैच्ड है। तो बॉन्ड पेयर लिख रहे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है आपके नाइट्रोजन के साथ, तो आपके बॉन्ड पेयर की काउंटिंग हो गई 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना होता है लोन पेयर। पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, तो 5 - 3 = 2। तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात बहुत काम आने वाली है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना बचा, अपने को कैलकुलेशन में लिखना होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आपके पास लोन पेयर बचा 1, मतलब इसकी जो आपकी Z की वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। आप यहां तक निकाल लीजिए, अगर आप यहां तक निकाल पाते हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था 4 का मतलब होता है 1 S के लिए और 3 P के लिए। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया sp3। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं अगर आपको क्या पता है, आपको बॉन्ड पेयर पता है और लोन पेयर पता है। बॉन्ड पेयर के लिए सिर्फ आपको इतना सा करना होता है, काउंट कर लीजिए कि कितने एटम्स अटैच्ड है। ठीक है,
लोन पेयर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जनरली ये सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स है, इन्हीं को यूज किया जाता है। मैंने सबका बता दिया कि इनके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रिक भी बता दिया है। फर्स्ट ग्रुप के में 1 होंगे, सेकंड ग्रुप के में 2 होंगे, उसके बाद बाकी बीच के जो डी ब्लॉक वाले उनको छोड़ दीजिए। 13 से स्टार्ट होता है, 13 का लास्ट में आ रहा है 3, तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, याद करने की भी जरूरत नहीं है। 14 में लास्ट में आ रहा है 4, तो इसके वैलेंस शेल के इसके ग्रुप में कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। नाइट्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सभी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। ऐसे ही ऑक्सीजन के जितने आ रहे हैं उनमें 6 एंड सो ऑन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने डिटेल में बता दिया है। और अगर आपको और ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाए थे कि कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह बात हुई हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं और मैं बताता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसी में स्टूडेंट्स, तो देखिए यह होते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपकी z की वैल्यू 2 आ रही है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। अगर z की वैल्यू 3 आ रही है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। आपकी अगर z की वैल्यू 4 आ रही है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये सारी चीजें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले में ही पता थी। एक हो गया s के लिए, एक हो गया p के लिए, रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 3 आ रही है तो एक s का और 2 p के। अगर आपकी वैल्यू 4 आ रही है तो एक s का और 3 p के। अगर आपकी वैल्यू 5 आ रही है तो एक s का, 3 p के और एक d का, बिकॉज s में एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं और d जाता है 5 तक, ठीक है। ऐसे आपके 7 भी अगर आपका आ जाता है तो 7 के लिए आप क्या करेंगे, एक s का, 3 p के और 3 d के, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d3। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल देंगे तो अब आपको उसकी अणु की ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ज्योमेट्री निकालने या फिर ज्योमेट्री के बारे में जानने से पहले यह चीज जान लीजिए कि 2 चीजें होती है। 2 चीजें कौन कौन सी होती है, एक चीज होती है ज्योमेट्री। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताइए, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मॉलिक्यूल की शेप बताइए, ठीक है। आज का ये लेक्चर स्पेसिफिकली डिवोटेड रहना है ज्योमेट्री के लिए। मैं फिर भी डिफरेंस बता देता हूं कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपकी ज्योमेट्री होती है ना, यानी कि ज्योमेट्री ये फिक्स रहती है। आपका चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसमें चाहे कितने भी लोन पेयर हो, लोन पेयर्स अगर चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उससे ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं होता है। बिकॉज जो आपकी ज्योमेट्री होती है वह डिसाइड होती है, किस चीज डिसाइड होती है, वह डिसाइड होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से, ठीक है। और यह चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी भी बताया था, यही चीज होती है आपके संकरण का फॉर्मूला। आप हाइब्रिडाइजेशन इसी से निकालते हैं कि आप एडिशन करते हैं बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का, इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। तो लोन पेयर चाहे किसी में ज्यादा हो, किसी कोई हाइब्रिडाइजेशन, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है। अगर हम बात करें शेप की, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करती है सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, यह लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। इसमें लोन पेयर का एडिशन नहीं होता है। तो बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, उनसे कभी शेप के लिए पूछा जाता है तो वो ज्योमेट्री का आंसर बता देते हैं, और कभी अगर ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है तो वो शेप के बारे में बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूजन ही क्लियर कर दीजिए। आज का यह लेक्चर में मैं सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा और ज्योमेट्री फिक्स रहती है। आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। आपके सामने ये हाइब्रिडाइजेशन निकला हुआ है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है sp, ठीक है, और आपसे पूछा है ज्योमेट्री बताइए, इसकी ज्यामिति बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसकी ज्योमेट्री 100% लीनियर होगी, चाहे उसमें एक लोन पेयर हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। आपको लोन पेयर की काउंटिंग करनी ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें sp2 की, तो अगर आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब आएगा जब आपकी z की वैल्यू कितनी होगी, आपकी z की वैल्यू होगी 3। देखिए आपकी जब z की वैल्यू 3 है तब आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। और जो आपकी ज्योमेट्री हो जाती है स्टूडेंट्स, वो हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय, हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। इसकी अगर हम एंगल्स की बात करें तो इसका एंगल भी बार बार पूछ लिया जाता है। इसका जो एंगल्स बनता है इन दोनों के बीच, इन 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में, वह बनता है 120 डिग्री का।
कितना बनता है 120 डिग्री का। अगर हम इसमें एग्जांपल्स में बात करें तो BF3 हो गया, BCl3 हो गया, SCl3 हो गया, ये सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हम BF3 का देख लेते हैं। BF3 ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एटम B कौन से ग्रुप से है 13 का लास्ट डिजिट कितना होता है 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ग्रुप नंबर देख लीजिए, ग्रुप नंबर आपका कितना है 13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की। यहां पर आपके पास आप देख सकते हैं F3 में कितने फ्लोरीन अटैच्ड है, आपके साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, तो आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस आपको क्या करना होगा, आपको देखना पड़ता है कि ग्रुप नंबर 13 में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है 3, और तीनों के तीनों इसने बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो कितने हैं 0 है, 0 है, तो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp2। ऐसे आप सिमिलरली सारे एग्जांपल्स में BCl3 और SCl3 में आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है आपका sp2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि अगर आपकी Z की वैल्यू 4 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, ठीक है। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, बट अगर इसकी बात करें कि इसका शेप क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी हमेशा टेट्राहेड्रल। चाहे लोन पेयर 1 हो चाहे लोन पेयर 2 हो, आपको बार बार कंफ्यूज किया जाएगा कि इसमें 2 लोन पेयर है। अब आप इसी ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है। अगर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री 101% टेट्राहेड्रल ही होगी, और जो एंगल होगा वह 109.5 डिग्री ही होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं CH4 की, मैं आपको CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको इसके साइड में लिखना होता है इसका ग्रुप नंबर। यहां पर सेंट्रल एटम है आपका कार्बन, कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 14, ठीक है। अब देख लीजिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का आपको एडिशन करना है। बॉन्ड पेयर कितने हाइड्रोजन अटैच है 4, लिख दीजिए, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने चारों के 4 बॉन्ड बना ली, तो लोन पेयर कितने बचे 0। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ गया, 1 S के लिए और 3 P के, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। सिमिलरली अगर आप CCl4, SiH4 और SCl4 का भी निकालेंगे, ये SCl4 है स्टूडेंट्स, SCl4 का भी अगर आप निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp3। आपको यहाँ पर याद करने की चीज ये है कि sp3 जो आपका होता है ना, इसकी शेप, इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स वह रहती है टेट्राहेड्रल। यह दोनों जो आपकी ज्योमेट्रीज है ये इन प्लेन होती है, एक ही प्लेन में आ जाती है, बट यह जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स ये आपकी एक 3D ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, यह आपकी एक 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें, अगर आपकी Z की वैल्यू 5 आ जाती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 S के लिए मैक्सिमम P में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम P में 3 आ सकते हैं, sp3 बचा कितना 1, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अगर बात करें इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जब 2 आया तो क्या रही, लीनियर, आपको सिर्फ इतना सा रखना है। Z की वैल्यू 2 आई तो क्या हुआ, लीनियर, ठीक है। 3 नहीं तो ट्राई आ रहा है तो मतलब होता है 3, या फिर हिंदी में बोले 3 आ रहा है तो त्रिकोणीय, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 आए तो आपको याद रखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर त्रिकोणीय द्विसमतलीय, ठीक है। 4 आ जाए तो सिंपल सा है टेट्राहेड्रल, टेट्रा मींस होता है 4, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत बच्चों को आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टा का मतलब होता है 8, बट यहाँ पे Z की वैल्यू आती है 6, तो इसकी जो शेप बनती है ना वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, आपकी जो ज्योमेट्री बनती है ना वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। आपको याद रखना है, अगर आपकी Z की वैल्यू आ रही है 6 तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना होगा sp3d2, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी में हम बात करें एग्जांपल्स की, तो आपका SF6 है, यह ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। आपका TeF6 है, यह भी ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। लास्ट इसी में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो इसकी आप देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगी, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है स्टूडेंट्स वो रहती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। तो यह आपको मेन चीज है इस वाले लेक्चर में, आपको यह याद रखनी है 2 टेबलें सबसे इंपॉर्टेंट, कि
कि इनकी ज्योमेट्री क्या है और ये किस जेड के रिगार्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यह सारी चीजें पता है तो आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लो, 2 मतलब लीनियर, 3 मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये याद रख लो। और कुछ 4 का मतलब हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 5 का मतलब हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, 6 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, 7 का मतलब होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन खत्म हो गया। लोन पेयर चाहे कितने भी आए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली ज्योमेट्री लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये टेबल याद होनी चाहिए कि 2 का मतलब साथ साथ याद करते जाइए। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है लीनियर, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है स्टूडेंट ट्राइगोनल प्लेनर। 4 का मतलब होता है आपका टेट्राहेड्रल। 5 का मतलब होता है आपका क्या होता है, 5 का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 का मतलब होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपकी z की वैल्यू 7 आ रही है तो उसका मतलब होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सिंपली कैलकुलेट कीजिए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के आंसर पर टिक लगा दीजिए। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ है कि आपके लोन पेयर 0 है, आपने ये कैलकुलेशन की, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और आपको मिला कि इसमें लोन पेयर 0 है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो आप वहां पर आंख बंद करके लिख सकते हैं कि इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, ठीक है। आंख बंद करके लिख सकते हैं। बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो 0 होने चाहिए। क्या मतलब, इसके लोन पेयर्स में 0 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर इसके बैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे यूज हो जाने चाहिए। तो मैंने आपको सारे की कंसेप्ट्स बता दिए हैं रिगार्डिंग आपकी ज्योमेट्री आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स चाहिए तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लेके आता रहूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रहने वाला है वह रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, कि आप मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसे निकाल सकते हैं, क्या डिफरेंस है। जो मैंने ये तो बता दिया आपको इस लेक्चर में कि क्या डिफरेंस होता है शेप्स और ज्योमेट्री में। अगर आपको लोन पेयर कितने भी दे रखे हो आपको मतलब नहीं, आपसे ज्योमेट्री पूछिए तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ज्योमेट्री पूछिए तो आप इस टेबल से आंसर कर सकते हैं, बट अगर आपसे शेप पूछिए तो वहां पर आपके लोन पेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। और जैसे जैसे आपके लोन पेयर्स इंक्रीज होते रहते हैं, लोन पेयर्स की वैल्यू 1 2 होती रहती है, तो जो आपकी ज्योमेट्री होती है जो होती है वो तो सेम रहती है, बट जो आपकी शेप होती है मॉलिक्यूल की वह चेंज होती जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी शेप क्या है। तो अगर ये सारी चीजें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और आपको आई होप ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।